कहानी लिहाफ, जिसे लेखिका इस्मत चुगताई ने लिखा है, जो उनकी एक विवादित कहानी है। तो आइए सुनते हैं। जब मैं जाड़ों में लिहाफ ओढ़ती हूँ तो पास की दीवार पर उसकी परछाई हाथी की तरह झूमती हुई मालूम होती है और एकदम से मेरा दिमाग बीती हुई दुनिया के पर्दों में दौड़ने भागने लगता है। न जाने क्या कुछ याद आने लगता है। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको खुद अपने लिहाफ का रोमांचक जिक्र बताने नहीं जा रही हूँ। न लिहाफ से किसी किस्म का रोमांच जोड़ा ही जा सकता है। मेरे ख्याल में कंबल कम आरामदेह सही, मगर उसकी परछाई इतनी भयानक नहीं होती जितनी जब लिहाफ की परछाई दीवार पर डगमगा रही थी। यह जब का जिक्र है, जब मैं छोटी सी थी और दिन भर भाइयों और उनके दोस्तों के साथ मार कुटाई में गुजार दिया करती थी। कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि मैं कमबख्त इतनी लड़ाका क्यों थी उस उम्र में, जबकि मेरी और बहनें आशिक जमा कर रही थी और मैं अपने पराए हर लड़के और लड़की से जूतम बाजार में मशगूल थी। यही वजह थी कि अम्मा जब आगरा जाने लगी तो मुझे हफ्ता भर के लिए अपनी एक मुँह बोली बहन के पास छोड़ गई। उनके यहाँ अम्मा खूब जानती थी कि चूहे का बच्चा भी नहीं और मैं किसी से भी लड़ भिड़ ना सकूँगी। सज़ा तो खूब थी मेरी। हाँ, तो अम्मा मुझे बेगम जान के पास छोड़ गई। वही बेगम जान जिनका लिहाफ अब तक मेरे जहन में गर्म लोहे की दाग की तरह महफूज है। ये वो बेगम जान थी जिनके गरीब माँ बाप ने नवाब साहब को इसलिए दामाद बना लिया कि वह पकी उम्र के थे मगर निहायत नेक। कभी कोई रंडी या बाजारी औरत उनके यहाँ नज़र न आई। खुद हाजी थे और बहुतों को हज करा चुके थे, मगर उन्हें एक निहायत अजीबोगरीब शौक़ था। लोगों को कबूतर पालने का जुनून होता है, बटेरे लड़ाते हैं, कबूतरबाजी करते हैं, मुर्गबाजी करते हैं। इस किस्म के वाहियात खेलों से नवाब साहब को नफ़रत थी। उनके यहाँ तो बस तालीम इल्म रहते थे। नौजवान गोरे गोरे पतली कमरों के लड़के जिनका खर्च वे खुद बर्दाश्त करते थे, मगर बेगम जान से शादी करके तो वे उन्हें कुल साजो सामान के साथ ही घर में रखकर भूल गए और वह बेचारी दुबली पतली नाजुक सी बेगम तन्हाई के गम में घुलने लगी। न जाने उसकी ज़िंदगी कहाँ से शुरू होती है। वहाँ से जब वह पैदा होने की गलती कर चुकी थी, या वहाँ से जब एक नवाब की बेगम बनकर आई और छपरखट पर ज़िंदगी गुजारने लगी, या जब से नवाब साहब के यहाँ लड़कों का जोर बंधा, उनके लिए मुरग्गन हलवे लजीज खाने जाने लगे और बेगम जान दीवान खाने की दरारों में से उनकी लचकती कमरों वाले लड़कों की चुस्त पिंडलियाँ और मुअत्तर बारीक शबनम के कुर्ते देख देख कर अंगारों पर लौटने लगी, या जब से वह मन्नतों मुरादों से हार गई, चिल्ले बंधे टोटके और रातों की वजीफ़ा खुआनी भी चित हो गई। कहीं पत्थर में जोक लगती है। नवाब साहब अपनी जगह से टस से मस न हुए। फिर बेगम जान का दिल टूट गया। वह इल्म की तरफ मुतवज्जो हुई, लेकिन यहाँ भी उन्हें कुछ न मिला। इश्किया नोवेल और जज्बाती अशआर पढ़कर और भी पस्ती छा गई। रात की नींद भी हाथ से गई। बेगम जान जी जान छोड़कर बिल्कुल ही यासो हसरत की पोट बन गई। चूल्हे में डाला था ऐसा कपड़ा लत्ता, कपड़ा पहना जाता है किसी पर रोब गांठने के लिए। अब न तो नवाब साहब को फुर्सत कि शबनमी कुर्तों को छोड़कर जरा इधर तवज्जो करें, और न वह उन्हें कहीं आने जाने देते। जब से बेगम जान ब्याह कर आई थी, रिश्तेदार आकर महीनों रहते और चले जाते, मगर वह बेचारी कैद की कैद रहती। उन रिश्तेदारों को देखकर और भी उनका खून जलता था कि सब के सब मज़े से माल उड़ाने, उम्दा घी निगलने, जाड़े का साजो सामान बनवाने आन मरते
और वह बावजूद नई रुई के लिहाफ के पड़ी सर्दी में अकड़ा करती। हर करवट पर लिहाफ नई नई सूरतें बनाकर दीवार पर साया डालता, मगर कोई भी साया ऐसा ना था जो उन्हें जिंदा रखने के लिए काफ़ी हो। मगर क्यों जिए फिर कोई ज़िंदगी बेगम जान की ज़िंदगी जो थी, जीना बंदा था नसीबों में, वह फिर जीने लगी, खूब जी। रब्बो ने उन्हें नीचे गिरते गिरते संभाल लिया। चटपट देखते देखते उनका सूखा जिस्म भरना शुरू हुआ, गाल चमक उठे और हुस्न फूट निकला। एक अजीबोगरीब तेल की मालिश से बेगम जान में ज़िंदगी की झलक आई। माफ़ कीजिएगा, उस तेल का नुस्खा आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिसाले में भी ना मिलेगा। जब मैंने बेगम जान को देखा तो वह 40-42 की होगी। ओफो, किस शान से वह मसनद पर नीम दराज थी और रब्बो उनकी पीठ से लगी बैठी कमर दबा रही थी। एक ऊंदे रंग का दुसाला उनके पैरों पर पड़ा था और वह महारानी की तरह शानदार मालूम हो रही थी। मुझे उनकी शक्ल बेइंतहा पसंद थी। मेरा जी चाहता था घंटों बिल्कुल पास से उनकी सूरत देखा करूं। उनकी रंगत बिल्कुल सफ़ेद थी, नाम को सुर्खी का जिक्र नहीं, और बाल स्याह और तेल में डूबे रहते थे। मैंने आज तक उनकी मांग ही न बिगड़ी देखी। क्या मजाल जो एक बाल इधर उधर हो जाए। उनकी आंखें काली थी और अबरू पर के जायद बाल अलहदा कर देने से कमाने सी खिंची होती थी। आंखें जरा तनी हुई रहती थी। भारी भारी फूले हुए पपोटे, मोटी मोटी पलकें, सबसे ज़्यादा जो उनके चेहरे पर हैरत अंगेज जाजिबे नज़र चीज़ थी वह उनके होठ थे। अमूमन वह सुर्खी से रंगे रहते थे। ऊपर के होठ पर हल्की हल्की मूछें सी थी और कनपटियों पर लंबे लंबे बाल। कभी कभी उनका चेहरा देखते देखते अजीब सा लगने लगता था, कम उम्र लड़कों जैसा। उनके जिस्म की जिल्द भी सफ़ेद और चिकनी थी। मालूम होता था किसी ने कसकर टाँके लगा दिए हों। अमूमन वह पिंडलियाँ खुजाने के लिए किसोलती तो मैं चुपके चुपके उनकी चमक देखा करती। उनका कद बहुत लंबा था और फिर गोश्त होने की वजह से वह बहुत ही लंबी चौड़ी मालूम होती थी, लेकिन बहुत मुतनासिब और ढला हुआ जिस्म था। बड़े बड़े चिकने और सफ़ेद हाथ और सुडेल कमर तो रब्बो उनकी पीठ खुजाया करती थी, यानी घंटों उनकी पीठ खुजाती। पीठ खुजाना भी ज़िंदगी की ज़रूरियात में से था, बल्कि शायद ज़रूरियात ज़िंदगी से भी ज़्यादा। रब्बो को घर का और कोई काम न था, बस वह सारे वक्त उनके छपरखट पर चढ़ी कभी पैर, कभी सिर, कभी जिस्म के और हिस्से को दबाया करती थी। कभी तो मेरा दिल बोल उठता था, जब देखो रब्बो कुछ न कुछ दबा रही है या मालिश कर रही है। कोई दूसरा होता तो न जाने क्या होता। मैं अपना कहती हूँ, इतना करे तो मेरा जिस्म तो सड़ गल के ख़त्म हो जाए। और फिर यह रोज़ रोज़ की मालिश काफ़ी नहीं थी। जिस रोज़ बेगम जान नहाती, या अल्लाह, बस 2 घंटा पहले से तेल और खुशबूदार उपटनों की मालिश शुरू हो जाती और इतनी होती कि मेरा तो तख़य्युल से ही दिल लौट जाता। कमरे के दरवाजे बंद करके अंगीठियाँ सुलगती और चलता मालिश का दौर। अमूमन सिर्फ रब्बो ही रही, बाकी की नौकरानियाँ बड़बड़ाती दरवाजे पर से ही ज़रूरियात की चीज़ें देती जाती।